गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आपको ही पता है कि कुछ टाइम हो गया जो वीडियो नहीं पड़ रही है इस चैनल पे। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अपलोड नहीं हो रहा था। तो आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है आपके एग्ज़ाम की, जिसमें ये आया है कि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। जो भी आपके सेमेस्टर होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। तो हम लोगों ने उसमें 3 चैप्टर क्लियर कर दिया था बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो पहले तीनों चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव सोच रहे हैं हम क्लियर करवा दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि अगर आपको पसंद आया तभी इसका दूसरा पार्ट हम लाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है इसका लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सेशन रहेगा, इसमें केवल मैंने 20 क्वेश्चन को ही किया है, ताकि आपको बस देखने के लिए कि आपको समझ में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें लाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक से लिखा है कि मतलब उससे बाहर से क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि चैप्टर में जो है उसी से क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। तो मैंने एकदम जो भी बेसिक है या फिर एडवांस है, जिस टाइप का क्वेश्चन है मैंने उसको रखा है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेते हैं या फिर अपने एक नोट्स में नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि वैद्युत एक प्रकार का है। मैंने जब पहला चैप्टर ही पढ़ाया था आपको कि इंट्रोडक्शन में, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी वो क्या है, एक एनर्जी का प्रकार है, यानी ऊर्जा का प्रकार है। तो अगर आप भी कभी भी ऐसे कहीं पे भी देखें, जेई के एग्ज़ाम में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपको देखें, तो बिना सोचे समझे आपको टिक करना है ऊर्जा पे, कि ऊर्जा का एक प्रकार है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल मैंने जो पढ़ाया है क्वेश्चन सेम वैसे ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से पैटर्न बनेगा, अलग से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। बुक से ही क्वेश्चन बनेगा, जो आपका सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि कभी आप ध्वनि पे लगा दे, आवृत्ति, ऐसा कुछ भी दे तो नहीं, केवल आपको ऊर्जा देखना है, क्योंकि केवल वैद्युत में आपने पढ़ा है कि वो ऊर्जा का एक प्रकार है। तो कभी भी आपको ऑप्शन में ऊर्जा दिखे तो केवल उसी को टिक करना है, एनर्जी। तो आप इसको इसी तरह टिक है। हाँ, और एक और कमेंट थी कि आलोक का कमेंट था कि इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाए। आलोक, मैं इंग्लिश में ही बहुत सारे वर्ड बोलता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगी आपको। अब अगर मैंने वैद्युत लिख दिया, उसको इलेक्ट्रिक मैंने बोल रहा हूँ, तो वो वैद्युत ही है। तो उतना आप लोग समझ रहे हैं। अगर इतना नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए डिप्लोमा बेसिकली हिंदी में ही लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सारे कंटेंट अधिकतर मैं हिंदी में लिखता हूँ और इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आपको पता है ना कि थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, कि अगर हम 2 टाइप की कंटेंट बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम अधिक लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा दोनों लेके चलता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलता हूँ, इसलिए थोड़ा समझने का आप भी प्रयास कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। अब दूसरा आता है कि वैद्युत के इन्वेंटर कौन है। हमेशा आपको क्वेश्चन में फंसाया जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएँ या फिर आप सेमेस्टर दे रहे हैं, तो फिर आपको फंसाया जा सकता है या फिर जाता है कि इन्वेंटर और डेवलपर है। याद बिल्कुल रखना है, अगर इन्वेंटर कहीं पे भी पूछा इन्वेंटर, तो वहाँ पे हमेशा थेल्स होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली ही पढ़ाया है, नोट्स में क्लियरली ही लिखवाया है। तो आपको मेरे ख्याल से कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा ना कि कहीं गलत आप टिक कर दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन दिख रहा है या फैराडे लेंस, कुछ नहीं। आपको कहीं भी खोज करता है या फिर अगर उसके जनक पूछ रहा है तो बिल्कुल थेल्स या बेंजामिन फ्रैंकलिन में होगा, लेकिन और कोई टिक नहीं होगा। अगर मतलब उसमें दे दे कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे थेल्स दे देगा, ऑप्शन में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं गया, तो आपको थेल्स लगाना है। अगर पूरी में कहीं पे थेल्स नहीं दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन उसमें दिया, तो आप उसको टिक करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर उसमें से कोई एक टिक करना है तो या फिर आपके क्वेश्चन में थेल्स दिया होगा या बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया होगा, या फिर यहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि इन्वेंटर, इन्वेंटर हमारे थेल्स हैं। जी, समझ में आपको आया होगा। फिर अगर डेवलपर की बात पूछे तो डेवलपर में आप हमेशा बेंजामिन फ्रैंकलिन लगाएंगे। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछ लेता है। मैंने एक चीज़ और बहुत क्लियरली पढ़ाया था कि बिजली के उपकरण को चलाने में कौन सी थियरी प्रयोग में आती है। मैंने बोला था कि आजकल की जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, मैंने पर्टिकुलर किसी इक्विपमेंट का जैसे प्रेस या फिर हीटर, ऐसा कोई नाम नहीं इसमें लिखा है। अगर ऐसा नाम आता है तो वहाँ पे आंसर जूल होगा। लेकिन अगर केवल उपकरण लिख रहा है, कि केवल इक्विपमेंट अगर लिख रहा है कि कोई जो हमारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए कौन सी थियरी यूज होती है, तो याद रखिएगा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी होती है, जो मैंने इसको पढ़ाया था। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इससे कठिन नहीं बनेगा, क्योंकि है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। तो चैप्टर वाइज ऐसे ही बनेगा। अब देखिए वैद्युत धारा का मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। आपको क्लियरली पता होगा कि यूनिट आपकी यूनिट क्या होती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी नोट्स पढ़ा होगा तो आपकी यूनिट एम्पियर होती है। आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या है, उसकी यूनिट एम्पियर होती है। और उसमें हमारी अगर डेफिनेशन की बात कीजिए तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो बिना डाउट कि आप एम्पियर पे टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हम जानने के लिए पहले एक बार थियरी अगर देख लिया जाए कि क्या है रेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या है मतलब एक अगर किसी टाइम पे क्या होगा, चार्ज हमारा बढ़ेगा घटेगा या फिर उसी हिसाब से फ्लो होगा। तो क्या करेंगे, हमारा आई बराबर क्यू अपन टी, क्यू बराबर आई अपन टी। तो किस प्रकार, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर क्यू अपन टी, पहला आंसर हो जाएगा। आप टिक करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी भी अगर हमें किसी के अनुसार चलना है या फिर किसी के अकॉर्डिंग होता है तो वो हमेशा नीचे रहता है। तो टी के अनुसार क्या होता है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, तो टी हमेशा नीचे रहेगा। ये बिल्कुल डाउट अपने दिमाग में ऐसा मत रखिएगा कि फिर कोई दिक्कत हो। तो कभी भी आपको इस तरह से दे सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं कि आप कभी फंस जाएं। देखिए वोल्टता का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, मैंने बोला है कि चार चीज़ों की यूनिट एक ही होती है। अगर वोल्टेज का यूनिट आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाए, ईएमएफ का आ जाए, इन सब की क्या होती है, यूनिट एक होती है, वोल्ट होती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कभी वोल्ट पर सेकंड दे दे, वोल्ट पर हावर दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल वोल्ट होगा। तो ये याद रखिएगा। अब पूछ लेता है, कभी पूछ ले एग्जाम में कि वोल्टेज है, वोल्टेज इज, आगे अगर आपको फिल करना हो या फिर कुछ अगर पूछ ले क्या होता है, तो आपको पता है कि मैंने पढ़ाया है कि पहला इसमें देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक प्रेशर है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर है, तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट है, चौथा मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्लियरली मैंने बताया था कि क्या इलेक्ट्रॉन की प्रेशर की वजह से हमारा वोल्टेज होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो क्या है, वोल्टेज हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक करंट है कि आप देखिए जैसे वहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ वोल्टेज, फ्लो ऑफ प्रेशर, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो यानी फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं या फिर करंट बोलते हैं। देखिए अगर आप नोट्स पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप पहले नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कहीं पे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आपके उस जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं 100 50 या फिर जितने भी, तो उसको मैं पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट आपका है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। देखिए थियरी क्लियर रखना है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज है कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं, हमको क्लियर रखना है अपने माइंड को कि हाँ वो क्या है क्या नहीं है। अब देखिए वोल्टेज का फार्मूला है, अगर ओम्स लॉ पढ़ा हुआ या फिर मैंने डेफिनेशन लिखवाई है या फिर जो भी नोट्स आपको मिला है उसमें क्लियरली लिखा है कि वोल्ट का फार्मूला आपका V इक्वल टू आई आर, इसमें लिखा है V बराबर आई बाई आर लिखा है, फिर लिखा है V बराबर आर बाई आई। तो इनमें से कौन सा होगा, ऐसा ऑप्शन देगा तो आपको क्लियर याद रखना है कि V बराबर आई इंटू आर होता है। कोई इसमें सोचने या फिर डाउट करने की बात ही नहीं होती है। क्योंकि ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, ओम्स लॉ में क्या होता है, V प्रोपोर्शनल आई होता है, आर तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, और तो हमारा क्या है V प्रोपोर्शनल आई होता है। तो ऐसा केवल इसमें इसी इक्वेशन में दिख रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब चालक क्या होती है, यानी कि कंडक्टर क्या होती है। मैंने कंडक्टर का या फिर चालक का डेफिनेशन लिखवाया था, जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, देखिए लिखा है ऑप्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक। ये देखिए मैंने अधिक का साइन बनाया ऐसा लिखने, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट है। तो मैंने बोला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें सबसे अधिक होती है, तो इसमें क्या मैंने ये एरो बना दिया है, तो यानी कि अधिक, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। मतलब चालक में चालक जो होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब जस्ट अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा हो तो बिल्कुल, अगर ये नहीं पूछ रहा तो ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि अर्धचालक में क्या होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर कैसा होता है या फिर सेमीकंडक्टर में कितने कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर से अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर से कम, दोनों कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारे सेमीकंडक्टर में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होते हैं। ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से अधिक होती है। तो देख लीजिए आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कंडक्टर से कम हो जाती हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। वैद्युतरोधी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि जो हमारा वैद्युत यानी कि इंसुलेटर जो होता है, यानी कि वैद्युतरोधी, नाम में है वैद्युतरोधी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं सकते। तो लिख सकते हैं इसमें किसमें 0 होता है, याद रखिएगा कहीं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो ना 1 होगा ना इनफाइनाइट होगा, ना इनमें से कोई नहीं, केवल 0 होता है, 0 पे ऑप्शन कर लीजिएगा।
अब अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न में से कभी कभी दे सकता है 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें दिख देगा कि निम्न में से चालक हैं, कंडक्टर को पहचानना होगा या फिर इनमें से कौन सा कंडक्टर है उसको आपको चूज़ करना होगा। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कॉपर, सिलिकॉन, बेकेलाइट, कार्बन। तो देखिए कॉपर तो हमने लिखा था कि हाँ ये कंडक्टर, लेकिन सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन और कार्बन हमारा सेमीकंडक्टर है। तो क्लियर याद रखना है कि हमको कॉपर पे टिक करना है, हमें याद रखना है कि कंडक्टर, मैंने कंडक्टर के लिए बता दिया था कि कौन कौन से हमारे कंडक्टर हैं, तो आपको उसमें डाउट रखने की बात नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दे देगा, क्वेश्चन यही बनेगा, यहाँ पे आपको लिख सकता है, यहाँ पे कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम लिख सकता है, चांदी लिख सकता है, सोना लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन हाँ अगर कंडक्टर पूछा तो उसमें एक कंडक्टर तो लिखेगा ही लिखेगा। तो उसमें से आप बिल्कुल दिमाग को आराम से सोचिएगा कि आखिर कंडक्टर हो क्या सकता है। अब देखिए इसमें क्या, सिलिकॉन कार्बन तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। बेकेलाइट, बेकेलाइट हमारा क्या हो गया, बेकेलाइट आपको पता है यूज कहाँ किया, जैसे आपके प्रेशर कुकर पे हैंडल लगा होता है वो बेकेलाइट का होता है, या फिर नॉन स्टिक का पैन है, या फिर कुछ भी ऐसे ही है जिसपे क्या हम हैंडल की तरह यूज करते हैं, वो हमारा बेकेलाइट होता है। तो हमारा ये इंसुलेटर हो गया। अब देखिए अगला, अर्धचालक निम्न में से कौन है, यानी कि सेमीकंडक्टर को हमें चूज करना है कि सेमीकंडक्टर निम्न में से कौन है। तो सेमीकंडक्टर को हम देखिए, हमारी सेमीकंडक्टर इसमें जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है, लेकिन एल्यूमिनियम और टेफ्लॉन नहीं। अगर ऐसा होता है, ऐसे कभी भी ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन में पक्का कहीं पे लिखा होगा इनमें दोनों, ए और बी, ए और बी, एक ऑप्शन में ये नहीं देगा, मैंने देखिए थोड़ा गलत लिख दिया इसमें। तो देखिए कभी भी देखा तो देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों दे दिया, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि एल्यूमिनियम तो हमारा कंडक्टर है, तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी सही हो जाएगी कि ए और बी दोनों, यानी कि ये भी हमारा सेमीकंडक्टर है और ये भी हमारा सेमीकंडक्टर है। अब देखिए कुलम्ब मात्रक है, कुलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का है कि धारा का है कि वोल्टेज का है कि एनर्जी का है। अरे क्लियर है, कुलम्ब का मात्रक हमारा चार्ज, चार्ज का हमारा मात्रक है कुलम्ब। अब धारा का जो हमारा मात्रक है वो तो एम्पियर है, वोल्टेज का हमारा जो मात्रक है वो तो वोल्ट है, एनर्जी का जो हमारा मतलब कि इनमें से हमें सेलेक्ट करना कि कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज हो जाएगा। अब देखिए एक कुलम्ब बराबर होता है, एक कुलम्ब हमारा किसके बराबर होता है, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन बार बार जेईई में भी पूछा है, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी बिल्कुल पूछ सकता है। तो जो हमारा एक कुलम्ब होता है वो क्या हो जाता है, हमारा 1 एम्पियर × 1 सेकेंड होता है। कभी भी और कोई ऑप्शन पे मत टिक कीजिएगा कि हमारा 1 एम्पियर × 1 सेकेंड होता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपान में कर दिया या फिर हावर में, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा आंसर यही होगा। तो ये याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कूलम्ब का लॉ किसके लिए दिया गया था, हमारा जो कूलम्ब लॉ है वो किसके लिए दिया गया था, प्रेशर के लिए दिया गया था कि चार्ज के लिए दिया गया था कि दोनों के लिए दिया गया था कि किसी के लिए नहीं दिया गया था। तो आपको बिल्कुल अगर याद हो तो कूलम्ब मात्रक किसका है, कूलम्ब हमारा जो मात्रक है वो चार्ज का है, तो यानी कि चार्ज के लिए ही वो दिया गया था। तो याद रखिएगा, बिल्कुल टिक करना है आपको चार्ज पे कि चार्ज के लिए हमें कूलम्ब का लॉ दिया गया था। आगे देख लेते हैं, कूलम्ब का लॉ, कूलम्ब का जो अब लॉ दिया गया था वो उसका फार्मूला कौन सा है। तो फार्मूला के लिए देखिए यहाँ पे मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही दिखेंगे 4 फार्मूले। एफ प्रोपोर्शनल में लिखा है Q1 × Q2 अपन R² है, फिर एफ प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपन R² × Q है, एफ बराबर K Q1 × Q2 अपन R² × D है, फिर एफ बराबर K Q1 × Q2 अपन R है। तो इनमें से अगर कभी भी आपको ट्रिक करना हो तो बिल्कुल याद रखिएगा, केवल आपको ये पहला वाला ट्रिक करना है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपन R²। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज हैं, अगर उनमें क्या ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन काम कर रहा है तो क्या हो जाए, उसमें कोई एक फोर्स लगता है, ना, उसमें एक दूरी होगी जिसमें कि एक फोर्स लगता है, जिसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं एफ प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, यानी कि दोनों चार्ज का दूरी का ये वर्ग हो जाता है। तो ये हमने पहले ही क्लियर किया था, तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। देखिए प्रतिरोध मात्रक है, प्रतिरोध किसका मात्रक है, अब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, आप पढ़े भी हैं और मैंने इसको बताया भी है। तो प्रतिरोध मात्रक इसमें से क्या है, प्रतिरोध मात्रक बिल्कुल ओम है। ऐसा नहीं कभी कि ओम पर सेकेंड या दोनों, ऐसा कुछ नहीं करना, यानी कि ये सब गलत है, केवल हमारा ओम है। देखिए ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो देखेंगे, पहले मैंने यूनिट वाइज वीडियो डाला है, 4 यूनिट तक मैंने क्लियर किया है। तो आप हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सारी वीडियो देखिए, तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। और अगर ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी अगली वीडियो आएगी, नहीं तो फिर हमें, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, वरना आपको थ्योरी वाइज पढ़ाया जाता। तो थैंक यू।